हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आज मैं उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के नोट्स से प्रबंधन के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने वाली हूं, जिसमें हम आज प्रबंधन के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो हमारे वनडे एग्जाम जिनमें भी प्रबंधन आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जो हमारा प्रबंधन है वह अन्य लोगों के माध्यम से कार्य कराने की कला होती है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था मैरी पार्कर फॉलेट ने। किसने कहा था? मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा कहा गया था कि प्रबंधन अन्य लोगों से काम कराने की कला होती है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार प्रबंधन अन्य लोगों के माध्यम से कार्य कराने की कला है। प्रबंधन कला के रूप में, मतलब प्रबंधन जो है वह कला के रूप में, प्रबंधन में निरंतर अभ्यास से दक्षता मिलती है, सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, समस्याओं की व्याख्या करना होता है और अंतर्ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है वह क्या है? कला है। और अन्य लोगों से काम कराने की कला को क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है। किसने कहा था? मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा कहा गया है। वह अभिप्रेरणा जिसका संबंध कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा अभिप्रेरणा मतलब ऐसा मोटिवेशन जिसका संबंध कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है उसे कहा जाता है आमौद्रिक अभिप्रेरण। क्या कहा जाता है? आमौद्रिक अभिप्रेरण कहा जाता है। आमौद्रिक अभिप्रेरण का संबंध कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है। यह अभिप्रेरण मुद्रा से नहीं दिया जाता और अन्य तत्वों से दिया जाता है या फिर अन्य तरीकों से दिया जाता है, जैसे कार्य की प्रशंसा करके, पीठ थपथपाकर, श्रेष्ठ कार्य दर्शाए प्रदान करके, मतलब दिशाएं प्रदान करके और भय का अभाव करके हम इससे उनको क्या करते हैं? अभिप्रेरण करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा अभिप्रेरण जो कि किसी कर्मचारी के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। रेंसिस लेकट के अनुसार शोषक निरंकुश नेतृत्व शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रेनिस लेकट के अनुसार शोषक निरंकुश नेतृत्व शैली के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर पहला, यह शैली नेता उत्पादन केंद्रित होती है, मतलब इसमें जो नेता होता है वह उत्पादन का केंद्र होता है, तो ये सही है। दूसरा क्या है? अधीनस्थों को आदेश निर्देश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हमारे अधीनस्थ होते हैं उनको हम आदेश और निर्देश के द्वारा उनको नियंत्रित करते हैं, अर्थात दोनों ही सही हैं। इसमें संचार दोनों तरफ होता है, तो नहीं भैया, संचार क्या है? ऊपर से होता है, क्योंकि वह शोषक है। तो शोषक निरंकुश नेतृत्व में क्या होता है? नेता उत्पादन का केंद्र होता है और अधीनस्थों को आदेश और निर्देश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेतृत्व की इस शैली में नेता अत्यधिक निरंकुश और उत्पादन केंद्रित होता है। जो नेता होता है वह कैसा होता है? अत्यधिक निरंकुश होता है और उत्पादन का केंद्र में स्थित होता है। नेता अपने अधीनस्थों को आदेश और निर्देश के द्वारा नियंत्रित करता है। जो हमारा नेता होता है वह अपने अधीनस्थों को आदेश और निर्देश के द्वारा नियंत्रित करता है। इसमें आदेश और निर्देश नेताओं के द्वारा ही दिए जाते हैं। आदेश और निर्देश क्या होते हैं? नेताओं के द्वारा ही दिए जाते हैं। अतः संप्रेषण एक तरफा होता है। मतलब क्या होता है? आदेश निर्देश देना क्या होता है? एक तरफा होता है, मतलब नेता ही देता है अपने अधीनस्थों को। इसमें कर्मचारियों को भय, दंड, चेतावनी देकर कार्य कराने के लिए विवश किया जाता है। इसमें अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको दंड, भय, चेतावनी देकर कार्य कराने पर विवश किया जाता है। ये कौन सी होती है अपनी? ये होती है शोषक निरंकुश नेतृत्व शैली। टेलर ने गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया था? जो हमारे टेलर थे इन्होंने अध्ययन और विभिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो पहला है वॉच स्टॉप का। तो हाँ भैया, टेलर ने जो गति अध्ययन था, मतलब गति का अध्ययन करना है तो हमें क्या स्टॉप वॉच लगानी होगी, तो स्टॉप वॉच का प्रयोग किया था। चिन्हों का प्रयोग किया था और रंग का प्रयोग किया था। उपयुक्त तीनों का प्रयोग किया था, मतलब स्टॉप वॉच का, चिन्ह का और रंगों का प्रयोग किया था। टेलर ने गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए स्टॉप वॉच, विभिन्न चिन्ह और विभिन्न रंगों का प्रयोग किया था। इस अध्ययन में ऐसे उपकरण डिजाइन करने में सफल रहे थे जो श्रमिकों को उनके प्रयोग के संबंध में उपयुक्त बनाते हैं। मतलब ऐसे उपकरण डिजाइन किए गए थे जो कि श्रमिकों को उनके प्रयोग के संबंध में उपयुक्त बनाते हैं। टेलर ने गति अध्ययन करने के लिए अलग अलग मुद्राएं दी थीं
जो कौन कौन सी थी? एक स्टॉप वॉच थी, विभिन्न प्रकार के चिन्ह थे और विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। हेनरी फेयोल के अनुसार संगठन की गतिविधियों में सम्मिलित हैं। जो हेनरी फेयोल हैं, इनने कितने सिद्धांत दिए थे? तो इनने 14 सिद्धांत दिए थे, लेकिन इनने कुछ संगठन की गतिविधियां दी थी। तो वह कितने प्रकार की दी गई थी? तो इनने कहा था तकनीकी गतिविधि दी गई थी, वाणिज्य गतिविधि दी गई थी, वित्तीय गतिविधि थी और सुरक्षा गतिविधि थी। कितनी गतिविधियां दी गई थी? 4 प्रकार की गतिविधियां दी गई थी, जिसमें पहले तकनीकी, जो कि हमारे टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल और सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ आती हैं। हेनरी फेयोल ने संगठन एवं सभी औद्योगिक संस्थानों की गतिविधियां कार्यों के लिए 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। और सिद्धांत कितने दिए थे? 14 सिद्धांत दिए थे। हेनरी फेयोल ने जो कोई भी औद्योगिक संस्थान है उनको गतिशील रहने के लिए या क्रियाओं करने के लिए कितने भागों में बांटा था? 4 मतलब 6 भागों में बांटा था। पहला था हमारा तकनीकी गतिविधि, दूसरी थी वाणिज्यिक गतिविधि, तीसरी थी वित्तीय गतिविधि, चौथी थी सुरक्षा, पांचवी थी लेखांकन और छठवीं थी हमारा प्रबंधकीय गतिविधि। कौन कौन सी थी? पहला हम तकनीकी लेकर आएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? वाणिज्य मिलेगा। वाणिज्य से वित्त का फायदा होगा, वित्त से हम सुरक्षा लगाएंगे, उसको हम रेखांकन किएंगे और उसका प्रबंध करेंगे। तो कितने प्रकार थे? 6 प्रकार थे। तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन और प्रबंधकीय गतिविधि। औपचारिक संप्रेषण का कौन सा तंत्र सबसे अधिक विकेंद्रीकृत होता है? तो जो औपचारिक संप्रेषण होता है उसका ऐसा कौन सा तंत्र है जो कि बहुत ज़्यादा विकेंद्रीकृत होता है? तो ये होता है हमारा सभी मार्ग तंत्र। सभी मार्ग तंत्र क्या है? बहुत ज़्यादा विकेंद्रीकृत होता है। सभी मार्ग तंत्र संप्रेषण के इस तंत्र में समूह का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र और एक दूसरे से के साथ संप्रेषण कर सकता है। मतलब क्या हो सकता है? एक दूसरे से स्वतंत्र होता है और किसी से भी बात कर सकता है, संप्रेषण कर सकता है। तो ये क्या होता है? बिल्कुल विकेंद्रीकृत होता है। औपचारिक संप्रेषण का सभी मार्ग तंत्र सबसे ज़्यादा विकेंद्रीकृत होता है और सबसे ज़्यादा अधिक जो केंद्रीकृत होता है वह होता है चक्रीय या फिर सितारा तंत्र। बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत होता है सितारा या फिर चक्रीय तंत्र। लेकिन सबसे ज़्यादा विकेंद्रीकृत कौन होता है? तो सभी मार्ग तंत्र सबसे ज़्यादा विकेंद्रीकृत होता है। प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? जो हमारे प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं उसका अंतिम चरण क्या है भैया? प्रत्युत्तर करना और अनुसरण करना। प्रत्युत्तर या फिर अनुसरण करना, ये हमारे किसी भी प्रशासनिक निर्णय का अंतिम चरण होता है। तो प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होता है? पहला होता है समस्या से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करना। जो हमारी समस्या है उससे संबंधित उद्देश्यों का क्या करना? निर्धारण करना। उससे संबंधित कुछ उद्देश्य का निर्धारण करना। फिर आती है समस्या की व्याख्या करना। हमने उद्देश्य का तो निर्धारण कर लिया, फिर उसकी क्या करेंगे? हम व्याख्या करेंगे। फिर समस्या का विश्लेषण करना, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, मतलब उसको क्या करते हैं? हम विश्लेषण करते हैं। फिर वैकल्पिक समाधान और विकल्पों का विकास करते हैं, मतलब हम उसके लिए वैकल्पिक समाधान ढूंढते हैं और विकल्पों का विकास करते हैं। फिर आता है विकल्पों का मूल्यांकन, कि मतलब वो विकल्प ठीक भी है जो हमने ढूंढा है या नहीं, तो उसका क्या करते हैं? मूल्यांकन करना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, फिर निर्णय को लागू करना और लास्ट होता है हमारा प्रत्युत्तर या फिर अनुसरण करना। तो कौन से वो कितने चरण होते हैं हमारे किसी प्रशासनिक निर्णय के? 8 चरण होते हैं। पहले में तो हम अपनी समस्या को देखते हैं, मतलब उससे निर्धारित तो उद्देश्यों को निर्धारण करते हैं। दूसरे में उसकी व्याख्या करते हैं, तीसरे में उसका विश्लेषण, चौथा उसका समाधान, विकल्पों का विकास करना, फिर अपने विकल्पों का मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, फिर निर्णयों को लागू करना और लास्ट होता है प्रत्युत्तर या फिर अनुसरण करना। कितने होते हैं? 8 प्रमुख चरण होते हैं। अब आते हैं मानव संसाधन प्रबंधन का सार क्या होता है। जो हमारा मानव संसाधन प्रबंधन है उसका सार क्या है? व्यक्तियों का प्रबंधन करना। क्या करना इसमें? व्यक्तियों का प्रबंधन करना। व्यक्तियों का प्रबंधन करना मानव संसाधन प्रबंधन का सार होता है, मतलब व्यक्तियों का प्रबंधन करना मानव संसाधन प्रबंधन का सार होता है। संगठन में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले सही व्यक्तियों सही स्थान समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना होता है। इसमें संस्था के लिए कर्मचारियों की भर्ती, चयन कार्य पर नियुक्ति और प्रशिक्षण सम्मिलित किए जाते हैं। तो हमारे व्यक्तियों का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन प्रबंधन का सार होता है। इसमें संगठन के जितने भी उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए सही योग्यता वाले व्यक्ति को सही स्थान पर और सही समय पर उपलब्ध कराना यह सुनिश्चित करता है। इसमें किसी भी संस्थान में व्यक्तियों की भर्ती करना, चयन करना, नियुक्ति करना, उनको प्रशिक्षण देना, ये सब हमारे मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य होते हैं। प्रबंधन का केंद्र बिंदु लक्ष्य
प्राप्ति होता है, यह कथन किसका है? तो जो हमारा प्रबंधन होता है उसका मुख्य या फिर केंद्र बिंदु क्या होता है? लक्ष्य की प्राप्ति करना। ये था हमारे लूथर गुलिक का कथन। किसका था? लूथर गुलिक ने कहा था कि प्रबंधन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रबंधन का केंद्र बिंदु क्या है? लक्ष्य प्राप्ति है। ये तो कहा गया था लूथर गुलिक के द्वारा। किसने कहा था? लूथर गुलिक ने कहा था। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। मतलब कोई भी प्रबंधन है वह क्या कार्य करता है? सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। प्रबंधन एक क्रिया है जो संगठन में सभी लोगों के प्रयत्नों और समान उद्देश्यों की प्राप्त करने की दिशा में कार्य करती है। प्रबंधन द्वारा संगठन के सामूहिक प्रयासों को निर्देशित, समन्वित, एकीकृत करने और उन्हें लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का कार्य करती है। हमारा जो प्रबंधन होता है वह क्या करती है? संगठन में जितने भी लोग हैं उनके प्रयासों को निर्देशित, समन्वित, एकीकृत करके उन्हें लक्ष्य की ओर अग्रसर करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के संबंध में सही है? मतलब अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, तो हमें मोटिवेशन से रिलेटेड या फिर अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा कथन सही है इसको बताना है। पहला है हमारा अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, तो ये सही है। हमारी क्या है? ये मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा आता है अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण और परिणाम दोनों होते हैं, तो यह मानवीय संतुष्टि का कारण और परिणाम दोनों होते हैं, मोटिवेशन। फिर आते हैं अभिप्रेरण या मनोबल दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये गलत है। मनोबल पूरक नहीं होते, लेकिन हाँ अलग अलग होते हैं। तो हमारा तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों की मानसिक शक्तियों को विकसित करती है, जो हमारी क्या करती है? मानसिक शक्ति को विकसित करती है, तथा ये लक्ष्य प्रत्यक्ष मन एवं व्यवहार से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? प्रत्यक्ष रूप से मन से और व्यवहार से जुड़ी होती है। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अभिप्रेरित हो जाती है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। मनोबल स्वयं कार्य करने की इच्छा होती है, जबकि अभिप्रेरणा एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है। मतलब एक मनोबल क्या होता है? मनोबल मतलब खुद से उठ के कार्य करना, लेकिन अभिप्रेरणा क्या होता है? दूसरा व्यक्ति बोलेगा, आपको मोटिवेट करेगा, तब हम कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, तो वो क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा का सही संबंध मानव संतुष्टि से होता है कि हाँ भैया मानव संतुष्ट हो जाएगा, हम बहुत सारा अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन हो जाएगा, हम कार्य करने लगेंगे। संतुष्टि से होता है। अभिप्रेरणा वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों हो सकती है, मतलब हम पैसे देकर भी किसी को मोटिवेट कर सकते हैं और बिना पैसे के भी कर सकते हैं, बातों से। अर्थात अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, तो ये भी सही है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक सफल नेता का निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? जो हमारा चेस्टर बर्नार्ड थे, इनके अनुसार सफल नेता का कौन सा गुण होता है? पहला है हमारा नेतृत्वकर्ता, मतलब निर्णय करता, डिसीजन लेना। तो हाँ भैया मतलब वो डिसीजन तो लेता है, तो निर्णय करता। फिर आता है उत्तरदायित्व, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है एक नेता। दो तो सही हो गया, अब इसके हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तीसरा आता है सहनशीलता, उसमें सहनशीलता होनी, मतलब नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, निर्णयकर्ता होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। तीनों तो उपरोक्त सभी हमारे एक अच्छे नेता की खूबियां होती हैं। तो किसने कहा था? चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था कि एक सफल नेता में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। क्या क्या? वह उत्तरदायित्व लेगा, निर्णयकर्ता होगा, अनुभूति होगी, उसमें बौद्धिक क्षमता होगी, सहनशीलता होगी, सामाजिक चेतना और अच्छा व्यक्तित्व होगा। तो वो क्या हो सकता है? नेता बन सकता है। कोई व्यक्ति या फिर नेता बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तरदायित्व, निर्णयकर्ता, अनुभूति, बौद्धिक क्षमता, सहनशीलता, सामाजिक चेतना और अच्छा व्यक्तित्व। कार्यात्मक फोरमैनशिप में नियोजन अधिकारी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षक योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो हमारे कार्यात्मक फोरमैनशिप में नियोजन अधिकारी के अधीन निम्नलिखित में कौन सा पर्यवेक्षक योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो कोई भी पर्यवेक्षक योजना का निर्माण करना है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है कारखाना अनुशासक। कौन होता है? कारखाना अनुशासक होता है पर्यवेक्षक योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी। कार्यात्मक फोरमैनशिप में नियोजन अधिकारी के अधीन 4 पर्यवेक्षक योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं? 4 पर्यवेक्षक योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला होता है निर्देशन कार्ड लिपिक, दूसरा होता है कार्यक्रम लिपिक, समय लागत लिपिक और कारखाना अनुशासक। कौन कौन से होते हैं फोरमैनशिप के अनुसार? तो जो नियोजन अधिकारी होता है उसके अंडर में 4 पर्यवेक्षक
योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला होता है निर्देश कार्ड लिपिक, दूसरा होता है कार्य लिपिक, तीसरा होता है समय और लागत लिपिक और चौथा होता है अनुशासक मतलब कारखाना अनुशासक। पेपर्स ऑन द साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी गई है, यह दो लोगों ने लिखी है, लूथर गुलिक और लिंडर उर्विक के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? लूथर गुलिक और लिंडर उर्विक के द्वारा लिखी गई है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गुलिक और उर्विक द्वारा पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्ष 1937 में संपादित की गई थी। इस पुस्तक में क्लासिकल विचारधारा की सबसे व्यापक व्याख्या की गई है। किसकी की गई है? तो क्लासिकल विचारधारा है उसकी व्याख्या की गई है। 1937 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसने लिखी है? लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा लिखी गई है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन से कथन औपचारिक संप्रेषण के संबंध से सही है? तो हमारे जो औपचारिक संप्रेषण है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला आता है हमारा, यह संप्रेषण अधिकारियों माध्यम द्वारा प्रभावित होता है। जो हमारा औपचारिक है तो कैसा हो जाएगा? आधिकारिक माध्यमों द्वारा प्रभावित होता है, तो ये सही है। यह संप्रेषण लोचशील और मतलब लोचशीलता विद्यमान होती है, नहीं भैया, औपचारिक में लोचशीलता नहीं हो सकती, यह अनौपचारिक में होती है, तो औपचारिक में ये गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरा आता है, इसमें संदेशों का आदान प्रदान पूर्व निर्धारित मार्गों से होता है, तो ये सही है। मतलब एक पूरा पाथ होता है उससे ही हमारी सूचना या संदेशों का आदान प्रदान होगा, तो ये सही है। तो हमारे औपचारिक संप्रेषण में कौन कौन सा सही होता है? यह संप्रेषण अधिकारी माध्यमों द्वारा प्रभावित होता है और दूसरा आदेशों का आदान प्रदान है वह पूर्व निर्धारित मार्गों से होता है, तो ये दोनों सही हैं। कौन सा आता है? फर्स्ट और थर्ड सही हैं। औपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण आधिकारिक और उत्तरदायित्व माध्यमों द्वारा प्रभावित होता है। तो कैसे होता है? जो औपचारिक संप्रेषण होता है वह आधिकारिक और उत्तरदायित्व माध्यमों द्वारा प्रभावित होता है। इस संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान निश्चित मार्ग संगठन के ढांचे में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय किया जाता है। इसमें जो संप्रेषण होता है उसमें संदेशों का आदान प्रदान कैसे होता है? निश्चित मार्ग संगठन के ढांचे में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। जो पहले से निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही सूचना का आदान प्रदान होगा। औपचारिक संप्रेषण में लोचशीलता का अभाव होती है, मतलब इसमें लोचशीलता नहीं पाई जाती। इसमें अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश, निर्देश, नीतियां, नियम, कार्यक्रम और मूल्यांकन आदि के रूप में औपचारिक संदेश देते हैं। इसमें क्या होता है? जो अधिकारी होता है वह अपने अधीनस्थों को आदेश, निर्देश, नीतियां, नियम, कार्यक्रम, मूल्यांकन आदि का क्या करते हैं? औपचारिक संदेश देते हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के चरण क्या क्या होते हैं? तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार जो निर्णय प्रक्रिया होती है इसमें कितने चरण होते हैं? तो इन्होंने कहा था इसमें बुद्धिमत्ता क्रिया होती है, प्रारूप प्रक्रिया होती है और चयन की प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंस होती है, डिज़ाइन होती है और चॉइस होती है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, बुद्धिमत्ता, प्रारूप क्रिया और चयन क्रिया। उपयुक्त सभी। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए थे। पहली थी हमारी बुद्धिमत्ता क्रिया, दूसरी थी प्रारूप क्रिया और तीसरी थी हमारी विकल्प चयन क्रिया। मानव संसाधन प्रबंधक के लिए कौन सी क्षमता आवश्यक नहीं होती? तो कोई भी मानव संसाधन प्रबंधक है उसके लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं होगी? तो उसके लिए स्टाफिंग जरूरी होती है, संचार जरूरी होता है, नैतिक व्यवहार होता है, लेकिन तकनीकी मशीनी ज्ञान नहीं भी होगा तब भी चलेगा। नैतिक व्यवहार होना चाहिए, संचार होना चाहिए, स्टाफिंग होनी चाहिए, ये सब हमारे मानव संसाधन प्रबंधक के लिए आवश्यक हैं। तो यह संगठन के अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जो हमारा मानव संसाधन प्रबंधक होता है वह संगठन के कर्मचारी के रूप में या फिर अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यह सलाहकार के रूप में सभी भागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या है? सलाहकार के रूप में सभी भागों में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये क्या करता है? भर्ती करता है। यह नीति क्रियान्वयन और सलाह का कार्य करता है। क्या करता है? नीति का क्रियान्वयन करने में और सलाह का कार्य करता है। यह मानव संसाधन प्रबंधक में नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग करता है, अभिप्रेरण करता है, समूह परामर्श करता है, नैतिक व्यवहार, नेतृत्व, संचार आदि की दक्षता की आवश्यकता होती है। तो कोई भी जो मानव संसाधन प्रबंधक है उसमें नियुक्तिकरण की, अभिप्रेरण की, समूह परामर्श की, नैतिक व्यवहार की, नेतृत्व, संचार आदि की दक्षता आवश्यक होती है।
समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो हमारा समन्वय है उसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा। किसने दिया था? तो मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा दिया गया था समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा दिया गया था। किसी संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य तालमेल स्थापित करना समन्वय कहलाता है। यह प्रबंधन का वह कार्य होता है जो किसी संस्थान के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों और उनके समूहों में इस प्रकार एकीकरण स्थापित करता है कि न्यूनतम लागत पर वांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिले। उसे क्या कहा जाता है? समन्वय कहा जाता है। समन्वय का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैरी पार्कर फोलेट ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि किसी भी संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विभिन्न क्रियाओं के सामंजस्य और तालमेल स्थापित करना पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? सामंजस्य या फिर समन्वय कहा जाता है। यह प्रबंधन का वह कार्य होता है जो किसी संस्थान के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों, समूहों में इस प्रकार से एकीकरण स्थापित करता है कि न्यूनतम लागत से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा के अंतर्गत अरोग घटक कौन सा होता है? तो जो हमारे हर्ट्ज़बर्ग थे इनके द्विघटक विचारधारा के अंतर्गत कौन सा अरोग घटक था? तो ये था हमारा पर्यवेक्षक व्यवस्था। पर्यवेक्षक व्यवस्था क्या थी? आरोग घटक था। क्या था? आरोग घटक था, पर्यवेक्षण व्यवस्था। आरोग घटक संगठन के वातावरण से संबंधित होता है। यह किससे? जो आरोग्य गठन होता है वह संगठन के वातावरण से संबंधित होता है। इस गठन में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। संस्था की नीति एवं प्रशासन, पर्यवेक्षक व्यवस्था, कार्यदशाएं, वेतन एवं मजदूरी, अंतः व्यक्तिक संबंध, अनुषंगी लाभ और कार्य सुरक्षा। ये सब हमारे हर्ट्ज़बर्ग का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग दिए गए थे। ये आरोग्य नियम के अंतर्गत आते हैं। तो आरोग्य घटक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संस्था की नीति एवं प्रशासन, पर्यवेक्षक व्यवस्था, कार्यदशाएं, वेतन एवं मजदूरी, अंतः व्यक्तिक संबंध, अनुषंगिक लाभ और कार्य सुरक्षा। नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता एवं अधीनस्थों के मध्य स्वामी सेवा का संबंध होता है? तो नेतृत्व की शैली के अंतर्गत नेता और अधीनस्थों के मध्य स्वामी सेवक का संबंध होता है। तो किसमें स्वामी और सेवक का संबंध होता है? तो ये होता है हितैषी निरंकुश में। किसमें होता है? हितैषी निरंकुश में होता है नेता और अधीनस्थ के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध। हितैषी निरंकुश नेतृत्व शैली में नेता और अधीनस्थों के मध्य में स्वामी और सेवक का संबंध होता है। इसमें कर्मचारियों को पुरस्कार और दंड और भय दिखाकर कार्य के प्रति अभिप्रेरित किया जाता है। जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको कैसे? पुरस्कार देकर, उनको भय दिखाकर, दंड देकर कार्य के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं F.W. टेलर जी। कौन है? F.W. टेलर के द्वारा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक लिखी गई है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक F.W. टेलर हैं। यह पुस्तक वर्ष 1911 में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में बताया है। क्या बताया है इन्हें? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो प्रबंधन के जो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं वो किसने दिए थे? F.W. टेलर जी के द्वारा दिए गए थे। अन्य पुस्तकें हैं इन्हीं की F.W. टेलर की द पीस रेट सिस्टम, जो कि प्रथम शोध पत्र है। कब आया था? 95 में आया था। फिर आता है शॉप मैनेजमेंट है, 1903 में आया था। ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये आई थी 1906 में। और द गॉस्पल ऑफ एफिशिएंसी, ये आई थी 1911 में। तो हमारे जो F.W. टेलर हैं इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। पहली बुक का नाम क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और एक बुक का नाम है अ पीस रेट सिस्टम। एक है शॉप मैनेजमेंट, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स एंड द गॉस्पल ऑफ एफिशिएंसी। रूथल गुलिक के अनुसार विभागीय संगठन के गठन का आधार निम्नलिखित में होना चाहिए। जो हमारे लूथर गुलिक थे उनके अनुसार जो विभागीय संगठन है इसके गठन का आधार क्या होना चाहिए? तो किसी भी संगठन में जो गठन होता है या विभागीय संगठन है उसका निर्माण कैसे होना चाहिए? तो उसके लिए उद्देश्य होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए और स्थान होनी चाहिए, तभी हमारे कोई विभागीय संगठन की स्थापना की जा सकती है। तो उपयुक्त सभी होनी चाहिए।
लूथर गुलिक के अनुसार विभागीय संगठन के गठन के 4 आधार प्रस्तुत किए गए हैं। कितने? 4 आधार दिए गए हैं। तो 4P नाम दिया गया था इसको, 4P नाम दिया गया था। पहले P का मतलब था पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस किसी भी संगठन या विभागीय संगठन के गठन के लिए आवश्यक होता है, लूथर गुलिक के अनुसार। अफवाहों के आधार पर प्रसारित संप्रेषण क्या कहलाता है? तो जो अफवाहें होती हैं उनके आधार पर प्रसारित संप्रेषण क्या कहलाता है? तो अनौपचारिक संप्रेषण होता है। औपचारिक में तो तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, तो अनौपचारिक संप्रेषण क्या कहलाता है? अफवाहों के आधार पर प्रसारित संप्रेषण होता है। अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं इसमें। अनौपचारिक संप्रेषण को अंगुलिता या फिर गैपवाइन संप्रेषण या फिर अफवाहों के आधार पर प्रसारित संप्रेषण भी कहा जाता है। यह संप्रेषण में सूचनाओं के आदान प्रदान पर निश्चित स्तर नहीं होता। इसमें सूचनाओं, विचारों का विनिमय बिना किसी आधिकारिक आधार पर होता है। इसमें क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान, विनिमय, विचारों का विनिमय बिना किसी आधिकारिकता के आधार पर होता है। उसे क्या कहा जाता है? गैपवाइन कहा जाता है या फिर अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें दी गई है वृद्धि परक मॉडल। किसने दिया था? जो वृद्धि परक मॉडल है वृद्धि करने के लिए दिया गया था। तो किसने दिया होगा? लैंड ब्लूम के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? लैंड ब्लूम। मतलब हमें वृद्धि कितनी करनी है, किसमें करनी है? लैंड में करनी है, तो लैंड ब्लूम के द्वारा दिया गया था। अनुकूलतम मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो अनुकूलतम मॉडल है ये दिया गया था ए हेज़ल डोर के द्वारा। ए हेज़ल डोर के द्वारा दिया गया था अनुकूलतम मॉडल। मिश्रित स्कैनिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जो मिश्रित स्कैनिंग है यह दिया गया था अमिताई एट जियोनी के द्वारा। अमिताई एट जियोनी के द्वारा दिया गया था मिश्रित स्कैनिंग मॉडल। सीमित विवेकशीलता का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो सीमित विवेकशीलता का मॉडल दिया गया था हर्बर्ट साइमन के द्वारा। किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया था। देखो, वृद्धि परक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? मतलब वृद्धि करनी है तो हम किसमें वृद्धि करेंगे? हम लैंड में करेंगे, तो चार्ल्स ए लैंड ब्लूम के द्वारा दिया गया था वृद्धि परक मॉडल। अनुकूलता मॉडल हम अपना डोर कब खोलेंगे? जब हम खुद अनुकूल होंगे, तो ए हेज़ल डोर के द्वारा दिया गया था। मिश्रित स्कैनिंग मॉडल, मिश्रित बहुत सारी स्कैनिंग करनी है, बहुत सारा मिश्रित, बहुत सारे लोगों का मिश्रण है। अमिताभ बच्चन, तो अमिताई एट जियोनी। तो मिश्रित स्कैनिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? अमिताई एट जियोनी के द्वारा दिया गया था। सीमित विकासशीलता का सिद्धांत मतलब विवेकशीलता का सिद्धांत, सीमित विवेक है, और सीमित विवेकशीलता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। इसलिए हड़बड़ाते रहते हैं क्योंकि बहुत सीमित विवेक हैं। तो सीमित विवेकशीलता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया था। 4 मॉडल दिए गए हैं। वृद्धि परक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स ई लिम्बार्ड के द्वारा, लिंड ब्लूम के द्वारा है। अनुकूलता मॉडल दिया गया था ए हेज़ल डोर के द्वारा। मिश्रित स्कैनिंग दी गई थी अमिताई एस जियोनी के द्वारा, और सीमित विवेकशीलता दी गई थी हर्बर्ट साइमन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं होता? तो ऐसा कौन सा साधन है जो कि आंतरिक भर्ती का साधन नहीं होता? तो रोजगार कार्यालय, यह आंतरिक भर्ती नहीं करता, मतलब इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और जो बाहर के बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देता है कौन? रोजगार कार्यालय। तो पद की अवनति करना मतलब पद खाली करना, ये आंतरिक भर्ती के अंतर्गत है। पद की उन्नति करना और सेवा वृद्धि करना, ये सब हमारे आंतरिक भर्ती होते हैं। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? पदोन्नति करना, पद की अवनति करना, विभागीय स्थानांतरण करना, आंतरिक विज्ञापन देना, उधारी सेवाएं करना और सेवा समय में वृद्धि करना, ये सब हमारे आंतरिक भर्ती के स्रोत होते हैं। क्रियात्मक संगठन की अवधारणा क्या है? जो हमारा क्रियात्मक संगठन है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी F.W. टेलर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? F.W. टेलर के द्वारा दी गई थी क्रियात्मक संगठन की अवधारणा। क्रिया करनी है, टेलर ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया है? F.W. टेलर के द्वारा दिया गया है क्रियात्मक संगठन की अवधारणा। क्रियात्मक संगठन की अवधारणा प्रसिद्ध अमेरिकी प्रबंध शास्त्री एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक प्रोफेसर F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक
डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर किसके लेखक हैं? तो इन्होंने लिखी है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। जो ह्यूमन की साइड है अलग अलग प्राइज में है, तो एंटरप्राइज, तो द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज किसके द्वारा लिखी गई है? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा लिखी गई है। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक इन्होंने मानव प्रकृति और व्यवहार के संबंध में XY विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इसमें मानव प्रकृति और जो व्यवहार के संबंध में XY विचारधारा का प्रतिपादन किया था। नेतृत्व की कौन सी विचारधारा अभिप्रेरण की प्रत्यक्षता सिद्धांत पर आधारित होती है? तो प्रत्यक्षता सिद्धांत पर आधारित होती है नेतृत्व की विचारधारा। इसका नाम क्या है? पथ लक्ष्य विचारधारा, पाथ गोल थ्योरी की विचारधारा क्या है? अभिप्रेरण की प्रत्यास्था सिद्धांत पर आधारित होती है। नेतृत्व की पथ लक्ष्य विचारधारा अभिप्रेरण की प्रत्यक्षता सिद्धांत पर आधारित होती है। इस विचारधारा के अनुसार संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना चाहिए। इसमें क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना चाहिए। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया था? जो हमारे FW टेलर जी हैं, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत दिए थे। उसमें उन्होंने श्रमिकों को कार्यकुशलता में प्रभावित करने के लिए विभिन्न तत्वों की जानकारी दी थी। इसमें से कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया गया था? तो इसमें किया गया था गति, थकान और समय अध्ययन। उनकी गति पता करो, कब थकते हैं इसका पता करो, और कितना समय लेते हैं, तो गति, थकान और समय अध्ययन कराया था। तो FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तत्वों की जानकारी दी थी, जिसमें थे गति, थकान, समय अध्ययन का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से हेनरी फ्योल के द्वारा प्रकाशित पुस्तक व लेख हैं? तो जो हेनरी फ्योल हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई थी और कौन सा लेख लिखा गया था? तो हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई थी हमारी द एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी इन द स्टेट। क्या लिखा था इनने? द एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी इन द स्टेट किसके द्वारा लिखी गई थी? हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई थी। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें और लेखक इस प्रकार हैं, मतलब जो लेख हैं वो इस प्रकार हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन द स्टेट। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? हेनरी फ्योल के द्वारा पुस्तकें और लेख लिखी गई हैं। तो कौन कौन सी दी गई हैं? द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन द स्टेट। ये हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें और लेख हैं। संप्रेषण में किसका विनिमय किया जाता है? जो हमारा संप्रेषण होता है इसमें किसका विनिमय मतलब आदान प्रदान किया जाता है? तो इसमें विचारों का, तथ्यों का, अनुमानों और संवेगों का विनिमय किया जाता है। संप्रेषण में विचारों का, तथ्यों का, अनुमानों और संवेगों का विनिमय किया जाता है। संप्रेषण में विचार, तथ्य, मत, आदेश, अपेक्षाओं और अनुमानों और संवेगों का पारस्परिक विनिमय किया जाता है। तो संप्रेषण में क्या होता है? विचारों का, तथ्यों का, मतों का, आदेश का, अपेक्षाओं का, अनुमान का, संवेगों का पारस्परिक विनिमय किया जाता है। संप्रेषण मानवीय अंतर व्यवहार की एक व्यवस्थित, सतत और गतिशील प्रक्रिया होती है। संप्रेषण क्या होती है? मानवीय अंतर व्यवहार की एक व्यवस्थित, सतत और गतिशील प्रक्रिया होती है। निर्णयन का सीमित तार्किक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो निर्णय है, निर्णयन का सीमित तार्किक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये कहा था हर्बर्ट साइमन के द्वारा। हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया था। निर्णयन की सीमित तार्किकता सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन ने किया था। इस सिद्धांत में संतोषजनक निर्णय का समर्थन किया गया था, मतलब संतोषजनक निर्णय का सिद्धांत या समर्थन किया गया था। इस सिद्धांत में सर्वोत्तम विकल्प चुनाव करने से पहले निम्न स्तर पर निर्णय लिया जाता है। इसमें किसी भी विकल्प का चुनाव करने से पहले निम्न स्तर पर निर्णय लिया जाता है। अतः सीमित
विवेकशीलता का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? सीमित विवेकशीलता का भी प्रयोग किया जाता है। तो निर्णयन में सीमित तार्किकता सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन ने किया था। इस सिद्धांत में संतोषजनक निर्णय का समर्थन किया गया था, मतलब ऐसा निर्णय लो जो संतोषजनक हो। और इस सिद्धांत में सर्वोत्तम विकल्प चुनने के पहले एक निम्न स्तर का निर्णय लेना था और सीमित विवेकशीलता का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से ऑन द जॉब कार्य पर प्रशिक्षण विधि है, तो ऑन द जॉब या फिर कार्य पर प्रशिक्षण विधि कौन सी होती है? तो ऑन द जॉब प्रशिक्षण में क्या किया जाता है? प्रशिक्षार्थी एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, स्थानबद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है और सम्मेलन किया जाता है। सम्मेलन नहीं किया जाता, इसमें शिक्षण दिया जाता है, मतलब कोचिंग वगैरह दी जाती है। तो ये तीनों सही हैं। क्या होता है? प्रशिक्षार्थी एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाता है, स्थानबद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है क्योंकि कार्य पर दे रहे हो आप, हैं, और क्या दिया जाता है? शिक्षण किया जाता है उनका। ऑन द जॉब या फिर कार्य पर प्रशिक्षण विधि के अंतर्गत क्या आती हैं? प्रशिक्षणी या फिर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, कार्य में बदली की जाती है, पदोन्नति की जाती है प्रशिक्षण देने के लिए, और पुनः प्रशिक्षण दिया जाता है। विविधात्मक मजदूरी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? जो विविधात्मक मजदूरी प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो F.W. टेलर के द्वारा यह किया गया था। विविधात्मक मजदूरी प्रणाली का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। यह प्रणाली प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति पर आधारित थी। कैसी थी? यह प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति पर आधारित थी। इस पद्धति के अनुसार श्रमिक नियत या फिर स्थायी समय पर प्रमाणित कार्य को पूरा करता है और उससे अधिक कार्य को करता है तो उसे ऊंची दर से मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई भी श्रमिक नियत काम से पहले कार्य करता है या फिर अधिक समय के कार्य को जल्दी कर लेता है तो उसको क्या करना चाहिए? ऊंची दर पर मजदूरी दी जानी चाहिए। ये किसमें कहा था? विविधात्मक मजदूरी प्रणाली में कहा गया था। किसने दी थी? F.W. टेलर के द्वारा इसमें दी गई थी। इसमें मजदूरों को प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाई गई थी। प्रबंधन के सिद्धांत की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारे किसी प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो सार्वभौमिक होती है और लोचशील होती है, उपयुक्त दोनों होती है। प्रबंधन के सिद्धांत की प्रकृति निम्नलिखित होती है। तो हमारा जो प्रबंधन है उसके सिद्धांत की प्रकृति कैसी होती है? सार्वभौमिक, गतिशील, सामान्य मार्गदर्शन, लोचशील, कारण और परिणाम का सिद्धांत होता है, मुख्यतः व्यवहारिक होती है, बुद्धि और चातुर्य और शोध द्वारा निर्मित होती है। कैसी होती है? तो सार्वभौमिक, गतिशील, सामान्य मार्गदर्शन, लोचशील, कारण परिणाम का संबंध होता है, सामान्यतः व्यवहारिक और बुद्धि, चातुर्य और शोध द्वारा निर्मित होती है। अभिप्रेरणा से प्रत्यास्था सिद्धांत, अभिप्रेरणा का जो प्रत्यास्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभिप्रेरणा के जो प्रत्यास्था सिद्धांत है वह उसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रत्यास्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर एच ब्रूम के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? विक्टर एच ब्रूम के द्वारा दिया गया था प्रत्यास्था सिद्धांत। प्रत्यास्था सिद्धांत का प्रतिपादन 1964 में विक्टर एच ब्रूम ने दिया था। यह सिद्धांत व्यक्तियों की अपेक्षा और प्रयासों के मध्य सहबंध बताता है। तो प्रत्यास्था का सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? तो 1964 में किया था, विक्टर एच ब्रूम के द्वारा किया गया था और इसमें व्यक्ति की अपेक्षा और प्रयासों के मध्य सह संबंध बताता है। नेतृत्व की कौन सी शैली को सहभागिता शैली के नाम से जाना जाता है? तो नेतृत्व की ऐसी कौन सी शैली है जिसको सहभागिता शैली के नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारी लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली को सहभागिता शैली के नाम से जाना जाता है। तो लोकतांत्रिक शैली को प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक और सहभागिता शैली के नाम से जाना जाता है। जो लोग चलाते हैं लोकतांत्रिक शैली है उसको प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक और सहभागिता शैली भी कहा जाता है। नेतृत्व की यह शैली कर्मचारी केंद्रित होती है, मतलब क्या होती है? कर्मचारियों पर केंद्रित होती है। इसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। किस पर आधारित होती है? कर्मचारियों पर केंद्रित होती है और विकेंद्रीकरण किया जाता है प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक और सहभागिता शैली में। निम्नलिखित में से टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है? तो जो F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधक सिद्धांत दिए थे उसमें क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है कि अधिकतम कार्य क्षमता और श्रमिकों का विकास, अधिकतम कार्य क्षमता और
श्रमिकों का विकास दिया गया है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में। टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। अंगूठा टेक नियम के स्थान पर वैज्ञानिक विधि दी थी। संघर्ष के स्थान पर इन्होंने कहा था कि मैत्री या सहयोग दिया था। व्यक्तिवाद के स्थान पर इन्होंने सहयोग का समर्थन किया था। अधिकतम कार्य क्षमता और श्रमिकों का विकास किया था। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन पर इन्होंने जोर दिया था। अब आते हैं लूथर गुलिक द्वारा बताया गया सिद्धांत। विभागीय संगठनों का आधार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारे लूथर गुलिक हैं, इनके द्वारा बताए गए सिद्धांत में विभागीय संगठनों का आधार कौन सा शामिल नहीं होता? तो इसमें शामिल होते हैं हमारे पर्सन होता है, पर्पस होता है, प्लेस होता है, लेकिन प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग इसमें शामिल नहीं होती। किसी भी विभागीय संगठन के आधार में कौन शामिल नहीं होता? तो प्लानिंग शामिल नहीं होती। लूथर गुलिक के अनुसार विभाग के गठन के 4 भाग बताए गए हैं, जिसको 4P नाम से जाना जाता है। किसने कहा था? लूथर गुलिक ने कहा था 4P सिद्धांत। इसमें आता है पहला तो पर्पस मतलब उद्देश्य होना चाहिए, दूसरी उसके प्रोसेस या प्रक्रिया होनी चाहिए, तीसरे उसके लिए व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन होने चाहिए, और प्लेस भी होना चाहिए उनके लिए। तो 4 या 4P सिद्धांत दिया है किसके द्वारा? लूथर गुलिक के द्वारा। किसी विभाग के संगठन करने के लिए कौन कौन से? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। जब समान स्तर के विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है तो यह संप्रेषण कैसा होगा? तो समान विभाग हैं, उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज संप्रेषण होगा। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। जब समान स्तर के विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है तो उसे समतल या फिर क्षैतिज संप्रेषण कहा जाता है। इसमें पारंपरिक समस्याओं, सुझाव, सूचनाओं का संप्रेषण होता है। कैसे? इसमें पारस्परिक समस्याओं, सुझाव और सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासन का हृदय क्या है? तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासन का हृदय है निर्णयन। क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। यह प्रशासन का हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासन का हृदय निर्णयन होता है। इसके अनुसार सभी प्रभागीय प्रक्रियाएं निर्णयात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। प्रबंधन में जो कुछ भी घटित होता है वह निर्णयन से ही संबंधित होता है, मतलब निर्णय लेने से संबंधित होता है। कुछ भी घटे, कोई भी प्रक्रिया हो प्रबंधन में, तो वह किसके द्वारा घटित होती है? निर्णयन से घटित होती है। इसलिए निर्णयन को क्या कहा गया है? प्रशासन का हृदय कहा गया है। रेंसिस लिकट ने अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा था। जो अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन है, किसने कहा था? रेंसिस लिकट के द्वारा कहा गया था। मार्शल ई डिमॉक ने निर्देशन अर्थात जो संचालन है उसको प्रबंधन का हृदय कहा है। मतलब प्रबंधन के हृदय अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बताए हैं। जैसे कि हमारे हर्बर्ट साइमन ने, इन्होंने कहा था कि प्रशासन का हृदय क्या है? इन्होंने कहा कि डिसीजन मेकिंग। फिर आते हैं एडिसन लिकट ने कहा कि नहीं भैया, यदि तुम्हारा मोटिवेशन थोड़ा सा भी लीक हो गया तो गया प्रशासन। तो मोटिवेशन को इन्होंने हृदय कहा है। फिर आते हैं मार्शल ई डिमॉक, तो इन्होंने कहा था यदि तुमने किसी और को निर्देशन का मौका दिया तो भी गया। तो मॉक ने क्या दिया है? निर्देशन के लिए बताया है कि यह प्रबंधन का हृदय है। सही स्थान पर, सही समय पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करने क्या कहलाता है? तो सही स्थान पर, सही समय पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करना कहलाता है चयन। क्या कहलाता है? चयन करना। सही स्थान पर, सही समय पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करना चयन कहलाता है। डेल यूडर के अनुसार चयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति के रिक्त पदों को भविष्य के पदों के लिए संस्था में या संस्था के बाहर से सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों को चुना जाता है। इसमें क्या होता है? आप संस्था से चुन सकते हो या फिर संस्था के बाहर से चुन सकते हो। संस्था में चुनना, अच्छे व्यक्ति को, सर्वोच्च व्यक्ति को चुनना ही क्या कहलाता है? नियुक्ति कहलाती है, यह चयन कहलाती है। किसके अनुसार? डेल ओडर के अनुसार। जो चयन प्रक्रिया है इसमें वर्तमान के जो रिक्त पद होते हैं या भविष्य में जो रिक्त पद होने वाले हैं उनके लिए संस्था से या संस्था के बाहर से व्यक्तियों को चुनना क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। प्रबंधन के संबंध में सत्य कथन को बताना है। जो हमारा प्रबंधन है उसके बारे में हमें सत्य कथन बताना है। प्रबंधन मानवीय संस्थानों के समुचित उपयोग से संबंधित होता है, तो ये सही है। जो हमारा प्रबंधन है वह मानवीय संसाधनों से समुचित प्रयोग से ही या उपयोग से ही क्या होता है? संबंधित होता है। तो पहला सही है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, तो ये भी सही। जो हमारा प्रबंधन है वह कैसी है? एक सार्वभौमिक क्रिया है। दोनों ही सत्य हैं।
प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। यह छोटे बड़े धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में भी जाने वाली क्रिया होती है। क्या होती है? प्रबंधन है, यह सार्वभौमिक क्रिया है। यह छोटे बड़े धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया होती है। प्रबंधन मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग से संबंधित होता है। कैसे संबंधित होता है? मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग से संबंधित होता है। प्रबंधन वर्तमान समय में पेशे के रूप में उभर कर आया है, मतलब वर्तमान का पेशा बन गया है, अर्थात प्रबंधन के लिए विशेष शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो प्रबंधन के लिए क्या होती है? विशेष प्रकार की शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब आते हैं ERG सिद्धांत के अंतर्गत अस्तित्व आवश्यकता में सम्मिलित किए जाने वाले तत्व। जो हमारा अस्तित्व है उसकी आवश्यकता में शामिल किए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा स्वाभिमान एवं सेफ स्टीम। कौन सा होता है? स्वाभिमान या फिर सेफ स्टीम होता है, क्योंकि किसी भी अस्तित्व की व्यवस्था या फिर आवश्यकता होगी तो हमारा स्वाभिमान पहले होता है। ERG सिद्धांत का प्रतिपादन किल्टन अल्डेल्फर द्वारा किया गया था। किल्टन अल्डेल्फर के द्वारा किया गया था। अस्तित्व की आवश्यकता व्यक्ति की जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व और शारीरिक कल्याण से जुड़ी होती है। तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो अस्तित्व की आवश्यकता होती है उसके लिए जीवित रहने के लिए तत्व और जो शारीरिक कल्याण होता है उससे जुड़ी होती है। इसमें शारीरिक और सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। इसमें शारीरिक की और जो सुरक्षा होती है इससे संबंधित आवश्यक तत्व हैं उनको शामिल किया जाता है। संबद्धता आवश्यकताएं अंतर व्यक्तिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती हैं। जो हमारी संबद्धता है वह संबंधिक आवश्यकताएं अंतर व्यक्तिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती हैं। वृद्धि या विकास आवश्यकताएं आत्मसिद्धि या विकास की इच्छा से जुड़ी होती हैं। जो हमारी वृद्धि और जो विकास की आवश्यकताएं होती हैं वह आत्मसिद्धि और विकास के सिद्धांत से जुड़ी होती हैं। ये किसमें कहा गया है? तो ERG सिद्धांत में कहा गया है। किसने प्रतिपादन किया था? तो किल्टन अल्डेल्फर के द्वारा इसको प्रतिपादन किया गया था। इसमें अस्तित्व की आवश्यकता व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कोई भी अस्तित्व की आवश्यकता क्यों है? व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अस्तित्व बना के रखना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है तत्व और शारीरिक कल्याण से जुड़ी हुई। इसमें उसकी शारीरिक और सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाता है। संबद्ध आवश्यकताएं अंतर्वैयक्तिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ती हैं। जो हमारी संबद्धता आवश्यकताएं होती हैं वह किससे जुड़ती हैं? तो वह सामाजिक संबंधों से और अंतर्वैयक्तिक संबंधों से जुड़ी होती हैं। वृद्धि और विकास की आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो वृद्धि करनी है तो आत्मसिद्धि और विकास की इच्छाओं से जुड़ी हुई होती हैं। नेतृत्व एक गोलाकार घूमने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें नेता और अनुयायी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो जो नेतृत्व है वह कैसी है? एक गोलाकार घूमने वाली क्रिया है जिसमें नेता और जो अनुयायी होता है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह कहा था मैरी पार्कर फॉलेट ने। किसने कहा था? मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा कहा गया था। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार नेतृत्व एक गोलाकार या वृत्ताकार घूमने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें नेता और अनुयायी दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये किसने कहा था? मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा था। अब आते हैं कीथ डेविस के अनुसार नेतृत्व वह मानवीय गुण होता है जो दूसरे व्यक्तियों को एक समूह में संगठित करके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो कीथ डेविस के अनुसार क्या होता है नेतृत्व? इनने कहा था कहाँ जाओगे किथे विथे डेविस? तो जो व्यक्ति दूसरों के एक समूह से संगठित करके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? नेतृत्व कहा जाता है। यह मानवीय गुण होता है। अब आते हैं चेस्टर आई वर्नाट के अनुसार नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से होता है। मतलब कोई व्यक्ति है तो उसके व्यवहार का वह गुण जिसके द्वारा वह सामूहिक प्रयासों से लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है उसे क्या कहा जाता है? नेतृत्व कहा जाता है। मतलब लोगों का एक समूह है, उनकी क्रियाओं को मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। किसने कहा था? चेस्टर ई वर्नाट ने कहा था। देखो 3 प्रमुख वैज्ञानिक हैं। पहले कौन से आते हैं? मैरी पार्कर फॉलेट। इन्होंने कहा था कि जो नेतृत्व है वह गोलाकार प्लेट होती है, इसमें नेता और अनुयायी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कीथ डेविस आए, इन्होंने कहा कि नेतृत्व एक मानवीय गुण है जो दूसरों
एक जो व्यक्तियों के समूह को संगठित करके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साह प्रेरित करता है। फिर आते हैं जस्टिन आई बर्नार्ड। इन्होंने कहा था कि नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार और उस गुण से होता है जिसके द्वारा सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाता है। तो ये किसने कहा था? चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा को उत्पादकता या दक्षता विचारधारा के नाम से जाना जाता है? तो ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसको प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अप्रोच के नाम से जाना जाता है या फिर उत्पादकता और दक्षता विचारधारा के नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के नाम से। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा को उत्पादकता या दक्षता विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा को प्रतिपादित किया था F.W. टेलर जी ने। यह विचारधारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, श्रमिकों से अधिकतम कार्य कराने के लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को भी लागू करती है। क्या करती है? प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को भी लागू करती है। यह विचारधारा संघर्ष के स्थान पर सहकारिता पर बल देती है। मतलब संघर्ष मत करो, सहकारिता पर बल दिया गया है। इसमें उपकरण, औजार और जो श्रमिकों की गतिविधियों के प्रमाणीकरण पर भी बल दिया गया है। जो हमारे श्रमिक हैं, औजार हैं, उपकरण हैं, उनके क्या करना है? प्रमाणीकरण पर भी बल दिया गया है। तो हमारे जो उत्पादकता और दक्षता विचारधारा है, यह किससे संबंधित है? यह वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या विचारधारा से संबंधित है। इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको F.W. टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें उत्पादन में वृद्धि के लिए, श्रमिकों से अधिकतम कार्य कराने के लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को लागू किया गया था। यह विचारधारा संघर्ष के स्थान पर सहकारिता पर बल देती है और इसमें उपकरण, औजार, श्रमिकों की गतिविधियों को प्रमाणीकरण पर भी बल दिया गया है। लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित जो पोस्टकॉर्ब सिद्धांत है, यह पोस्टकॉर्ब सिद्धांत किसका प्रतिपादन करता है? तो P फॉर होता है प्लानिंग, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर होता है स्टाफिंग, और D फॉर होता है डायरेक्टिंग, C फॉर होता है कंट्रोल, O फॉर होता है मतलब नहीं, C और O के बराबर होता है कोऑर्डिनेशन, R फॉर होता है रिपोर्टिंग, B फॉर नहीं पता, कॉर्ब नहीं ना, B नहीं होता, R ही बस होता है ना, कॉर्ब। पोस्टकॉर्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लूथर गुलिक के द्वारा। यह सिद्धांत प्रशासन की गतिविधियों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लूथर गुलिक का जो पोस्टकॉर्ब सिद्धांत है, पोस्टकॉर्ब सिद्धांत, यह प्रशासन की गतिविधियों से संबंधित है। पोस्टकॉर्ब सिद्धांत में लूथर गुलिक ने प्रशासन के कार्यों को 7 तत्वों में विभाजित किया था, जो कि गतिविधियां थी। पहले अक्षर में P से होता है प्लानिंग, O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन और R फॉर रिपोर्टिंग। निम्नलिखित में से औपचारिक संप्रेषण का या के प्रकार नहीं है, तो कौन सा एक औपचारिक संप्रेषण का प्रकार नहीं होता? तो कौन नहीं होता? जो हमारी सितारा नेटवर्क होता है, संभाव्यता नेटवर्क नहीं होता, सभी मार्ग नेटवर्क होता है लेकिन गपशप नेटवर्क नहीं होता। जो कि औपचारिक संप्रेषण कौन सा नहीं होता? तो हमारे संभाव्यता नेटवर्क नहीं होता और गपशप नेटवर्क नहीं होता। औपचारिक संप्रेषण के प्रकार में क्या होते हैं जो औपचारिक तरीके से किया जाता है? इसमें होती है एक श्रृंखला नेटवर्क होता है, सितारा और चक्रीय नेटवर्क होता है, वृत्त नेटवर्क होता है और सभी मार्ग नेटवर्क होता है। मतलब श्रृंखला, एक पूरी श्रृंखला में चलती है औपचारिक संबंध में, वो चलता है। सितारा या चक्रीय नेटवर्क होता है। वृत्त नेटवर्क में क्या होता है? एक पूरा गोलाकार में चलता है वृत्त नेटवर्क, और सभी मार्ग नेटवर्क मतलब हर जगह पर वह नेटवर्क जाता है, तो सर्वमार्ग नेटवर्क भी होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के प्रकार में कौन कौन सा होता है? एकल वलक नेटवर्क होता है, मतलब एक ही तरफ से जाता, एकल वलक नेटवर्क होता है। गपशप नेटवर्क होता है, संभाव्यता नेटवर्क होता है, झुंड या समूह नेटवर्क होता है। ये क्या होते हैं? अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं? 4। एकल वलक नेटवर्क, गपशप नेटवर्क, संभावित नेटवर्क और झुंड एवं समूह नेटवर्क। प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी है हर्बर्ट साइमन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर।
हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रशासनिक व्यवहार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर पुस्तक वर्ष 1945 में लिखी गई थी। इनमें इन्होंने निर्णय प्रक्रिया को प्रस्तुत किया था। किसको किया था? निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर इसमें पुस्तक है, वह कब लिखी गई थी? 1945 में लिखी गई थी। व्यवहारवाद को स्थापित करने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक स्वरूप पर बल दिया था। मानव संसाधन प्रबंधन कार्य क्षेत्र के कल्याण पहलू से संबंधित होते हैं। जो हमारे मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र के कल्याण पहलू किससे संबंधित होते हैं? तो यह मनोरंजन सुविधा से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? मनोरंजन सुविधा से संबंधित होते हैं। कल्याण पहलू से संबंधित होते हैं मनोरंजन सुविधा। मानव संसाधन प्रबंधन कार्य क्षेत्र के कल्याण पहलू आवास, यातायात, चिकित्सीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोरंजन सुविधा और कैंटीन आदि से संबंधित होते हैं। जो हमारे मानव संसाधन प्रबंधन होते हैं इसमें कार्य क्षेत्र के जो कल्याण पहलू होते हैं, मतलब जो हमारा कार्य क्षेत्र में जितने कल्याण हो सकते हैं उसके पहलू में कौन कौन से शामिल होते हैं? आवास, यातायात, चिकित्सीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोरंजन सुविधा और कैंटीन। अब आते हैं प्रबंध उद्देश्य द्वारा संस्थानों को कौन सा लाभ होता है? जो हमारा प्रबंध उद्देश्य होते हैं इनके द्वारा संस्थानों को कौन कौन से लाभ होते हैं? तो ये होते हैं, हमारा श्रेष्ठ नियोजन होता है, श्रेष्ठ प्रबंधन होता है, प्रभावी नियंत्रण होता है। उपयुक्त सभी हमारे प्रबंध उद्देश्य द्वारा संस्थानों को होने वाले लाभ होते हैं। कौन कौन सा? श्रेष्ठ नियोजन, श्रेष्ठ प्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण। प्रबंध उद्देश्य द्वारा संस्थाओं को होने वाले लाभ, जो कि प्रबंध के उद्देश्यों के द्वारा संस्थान को होने वाले लाभ कौन कौन सा होता है? श्रेष्ठ प्रबंधन, श्रेष्ठ नियोजन, संगठन की स्पष्टता, वचनबद्ध निष्पादन और प्रभावी नियंत्रण होता है। क्या क्या होते हैं? श्रेष्ठ प्रबंधन, श्रेष्ठ नियोजन, संगठन की स्पष्टता, वचनबद्ध निष्पादन और प्रभावी नियंत्रण इसके अंतर्गत होता है। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दूसरे वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यदि अभी तक आपको हमारा इतना सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।